हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो आज हम अपने प्लेटफॉर्म एके एजुकेशन पर आप लोगों के पास सिलेबस डिस्कशन लेकर आए हैं। देखिए, कोई भी पढ़ाई करने से पहले सबसे पहला काम आपके पास क्या होना चाहिए, उसका सिलेबस होना चाहिए, एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होना चाहिए, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट तैयार कर लेना चाहिए आपको कि किस टॉपिक से कितना आने वाला है, किस पर कितना समय हमें देना है। ठीक, तो आज जो हम आपके पास ये इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आए, लेक्चर लेकर आए हैं, इसमें हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस दोनों स्ट्रीम के लिए, दोनों ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स दोनों के लिए बराबर तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, ह्यूमैनिटीज में भी यही सिलेबस आएगा और 12th कॉमर्स में भी यही सिलेबस आएगा। ठीक है, तो आज जो सिलेबस डिस्कशन, इसका मोटिव है, सबसे पहला काम आपको क्या हो जाए कि हम जानकारी दे दें कि आपके एग्जाम्स में क्या आने वाले हैं। ठीक, किस टॉपिक से कितना आने वाला है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, किस तरीके का क्वेश्चन बनेगा, तो वो पूरी तरीके से हम आपको यहां पर इंफॉर्मेशन देंगे। ठीक, एक ये इंफॉर्मेटिव लेक्चर आज लेकर आए हैं, एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर हम आपको एग्जाम के लगभग 2 से 3 महीने पहले लेकर आएंगे, जब बोर्ड अपने सैंपल पेपर इश्यू करता है। ठीक, जब बोर्ड सैंपल पेपर इश्यू करता है तो वो एक अपनी मंशा बता देता है कि हम किस सेक्शन से, उसने कह दिया कि हम नेशनल इनकम के सेक्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन उठाएंगे। ठीक, ये तो अभी मैंने ओवरव्यू बता दिया कि नेशनल इनकम से 10 नंबर का आएगा। ठीक है, लेकिन जब वो सैंपल इश्यू करेगा तो 7-8 सेट सैंपल के आते हैं, तो हम 7 सेट सैंपल के आपके पास क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कशन कराएंगे और बताएंगे कि देखिए किस टॉपिक से बोर्ड क्वेश्चन उठाने वाला है। पूरा चैप्टर तो नहीं आएगा, पूरा चैप्टर सिलेबस में है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से ही क्वेश्चन, जैसे नेशनल इनकम हो गया, या तो न्यूमेरिकल से क्वेश्चन उठाएगा। ठीक, 6 मार्क्स वाले क्या करेगा, देखिए नेशनल इनकम से तो 6 मार्क्स से न्यूमेरिकल पोर्शन से क्वेश्चन उठाता है, या तो फिर आपका इनकम डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन बना देगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सबसे आज हमारा जो आपको ये लेक्चर जा रहा है, इसमें हम बस सिर्फ आपको ये बताएंगे कि सिलेबस क्या है आपका। ठीक, बोर्ड ने क्या क्या प्रिस्क्राइब किया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट, चाहे वो कॉमर्स के हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज के हो, दोनों लोग प्रिपेयर हो जाए, दोनों के लिए ये लेक्चर बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। इससे आप समझ जाओगे कि क्या पढ़ाई करना है और कैसे पढ़ाई करना है। अच्छा, इकोनॉमिक्स के लिए एक और खास बात क्या है कि ये करंट क्वेश्चन भी अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, मतलब करंट क्वेश्चंस भी इसमें क्या इन्वॉल्व है। करंट क्वेश्चन का मतलब जैसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके। ठीक, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर है आप। ठीक, फंक्शंस ऑफ मनी है। ठीक है, बजट को लेकर है। ठीक है, और जीडीपी वेलफेयर को लेकर क्वेश्चन है। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपके करंट इंसिडेंट से, मतलब मान लीजिए हमारी कंट्री में अभी कोविड आया, कोविड की वजह से बहुत सारे देशों ने हमें क्या किया, फाइनेंशियल असिस्टेंस सपोर्ट दिया। ठीक, तो सपोर्ट करने की वजह से हमारी कंट्री में पैसे का इनफ्लो बढ़ गया। ठीक है, अब इनफ्लो बढ़ने की वजह से हमारी कंट्री पे, उसका इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, आपसे पूछ लेगा कि बताइए इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो ये सब आप जाकर बजट में पढ़ोगे। ठीक, तो हम वहां पर थ्योरी के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे और कुछ करंट के क्वेश्चंस भी रखेंगे, जिससे अगर एग्जाम में आ जाए करंट का क्वेश्चन, ठीक, कि बताइए कि अगर बहुत ज्यादा पेट्रोल हम सेल कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कार बनाकर सेल करने लगे, एक्सपोर्ट करने लगे, या इंपोर्ट हम बहुत ज्यादा बढ़ा दे, तो उसका हमारी इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, जीडीपी बहुत तेजी से राइज हो रही है, तो कहां तरीके तक वेलफेयर होगा हमारी कंट्री का। ठीक, तो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल अप्लाइड जो क्वेश्चंस होंगे, जैसे आर्ट इंटीग्रेशन टाइप का जो क्वेश्चंस हुआ करता है, वो भी यहां पर आते हैं। ठीक है, आप इस बार कभी पेपर उठाओगे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे जो करंट से रिलेटेड है। ठीक, तो ये आपका बिल्कुल सीधा सीधा सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप किसी को लग रहा है कि हम बस उठाएंगे संदीप गर्ग या 1-2 एनसीईआरटी ले लिया, 1-2 और राइटर है कैसे, ठीक, उन सबको उठाया और ये धड़ाधड़ रट के खत्म कर दिया, तो आपको केवल, अगर बहुत अच्छा भी पढ़ लेते हो तो 80 में से 60 प्लस 60 से 70 के बीच में आप आके रुक जाओगे, क्योंकि 10 नंबर का जो क्वेश्चन आपका करंट वाला बनता है ना, वो आपको लाकर रोक देगा। ठीक, 90 कभी नहीं छूट टच करने देगा, और ये 10 नंबर तभी आप कवर कर पाओगे जब आपका क्या रहेगा, हमारे प्लेटफॉर्म पे कनेक्टिविटी रहेगी, क्योंकि हम यहाँ आपको हर टॉपिक से रिलेटेड करंट के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसे ऐसे टॉपिक्स, अभी देखिए एक क्वेश्चन जैसे बहुत तेजी से ट्रेंड में बन रहा है। ठीक, अभी तो पेपर बना नहीं, लेकिन हाँ ज्यादातर लोगों से हमारी जब चर्चा होती है, ठीक, तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर, भाई इंडिया ने भी अपना भी रुपया लॉन्च किया हुआ है ना, भारतीय क्रिप्टो भी तो लॉन्च हो गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके
इस बार बोर्ड्स में आने के फुल चांस है, मनी एंड बैंकिंग सिलेबस में है, उससे रिलेटेड आपसे पूछ लेगा बाकी क्या होता है एक्सप्लेन करिए, ठीक, उसका मनी इंपैक्ट पे क्या है, मनी सप्लाई पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा क्रिप्टो का, ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस क्या होगा आपके बनने वाले हैं, ठीक। चलिए, तो बिना और देरी किए हम आगे बढ़ते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन की सीरीज में, ठीक। तो आज हम आपके सामने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स जो दो पार्ट है आपका, फर्स्ट वन मैक्रो और दूसरा इंडियन, इन दोनों का डिस्कशन लेकर आए हैं सिलेबस के साथ, बोर्ड ने जो प्रिस्क्राइब सिलेबस रखा है, ठीक, दोनों के डिस्कशन के साथ हम आज आपके सामने लेकर आए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस। तो सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू रखता हूं, इंडेक्स रखा हूं कि आखिर एग्जाम में आना क्या क्या है। दो पार्ट हैं, फर्स्ट वन आपका क्या हो गया, ये मैक्रो हो गया, मैक्रो, और दूसरा ये बन गया आपका पार्ट बी, इंडियन। दोनों का जो अलॉटेड नंबर है मार्क्स है, 40 नंबर इधर ही है और 40 नंबर आपका ये देख रहे हो इंडियन से है। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, 20 मार्क्स का जो क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके प्रैक्टिकल्स कितने हैं, 20 नंबर के हैं। जो 20 नंबर का बाइफर्केशन होता है, 10 नंबर की आपकी फाइल हो जाएगी, 10 नंबर का आपका वाइवा हो जाता है, ठीक। अब वो आपके ऊपर है, फाइल आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कवर्ड फाइल है, ठीक, बढ़िया से पिक्चर्स लगाए कि नहीं, करंट डेटा लिखा है कि नहीं, हम इस पर भी आएंगे, प्रैक्टिकल पे कुछ बात करेंगे कि कैसे कैसे आपको फाइल्स बनानी चाहिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन टाइम हम कुछ फाइल अपने तरफ से भी यहाँ पर अपलोड कराएंगे, ठीक, हमारे एंड से भी अपलोड रहेगी 5-6 फाइल, ठीक, जिसको आप कॉपी करके भी, मैं पीडीएफ यहाँ पर अपलोड करवा दूंगा, तो आप इसको कॉपी करके भी बना सकते हो, ठीक, अपने हिसाब से। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है क्या करें, तो मैं यहाँ पीडीएफ रख दूंगा, ठीक, अपलोड करा दूंगा आपके प्लेटफॉर्म पर, आप उसी को कॉपी करके बना लीजिए। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी उसके साथ मैं आपको दे दूंगा कि जो एक एग्जामिनर आपसे कौन कौन से क्वेश्चन इस फाइल से पूछ सकता है। तो लेकिन एक चीज और है कि अगर आप जब भी वाइवा में बैठते हो तो वो आपसे पूरी बुक से क्वेश्चन पूछता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ फाइल से तक ही वो कन्फाइंड रहे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो पूरे बुक से क्वेश्चन रखेगा, बट आप प्रिपेयर्ड अपने तरीके से करा देंगे आपको प्रिपरेशन, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं मैक्रो का, बात है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा जो है 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, ठीक, इंट्रोडक्टिव मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें 4-5 पार्ट है, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक, एक से बढ़कर एक टॉपिक अपने यहाँ पे, सब उम्दा टॉपिक है, करंट लाइफ सिनेरियो से रिलेटेड एक एक टॉपिक को जो उनका यहाँ रखा गया है। सबसे पहला आपका नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम में क्या है भाई, पूरी तरीके से हमको ये बताया जाएगा कि कंट्री के नेशनल इनकम में कौन कौन भाग लेता है, कौन कौन पार्ट नहीं लेता है, ठीक, नेशनल इनकम कहाँ कहाँ से काउंट होती है, किस किस सेक्टर को इनकम को नेशनल में काउंट करते हैं, कौन कौन सेक्टर की इनकम नेशनल में काउंट नहीं होती, कौन कौन से लोगों की इनकम हमारे देश में काउंट होगी, किन किन लोगों की इनकम हमारे कंट्री में काउंट नहीं होगी, ठीक। फिर नेशनल इनकम मेजर कैसे की जाती है, जीडीपी क्या होता है, ठीक है। तो पूरा का पूरा 4 चैप्टर का एक यूनिट है पूरा आपका नेशनल इनकम, और ये पूरे 10 मार्क्स के हैं। 10 मार्क्स का मतलब समझ रहे हो कि 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा, सॉलिड बड़े क्वेश्चन आते हैं इधर से, ठीक। तो 6 मार्क्स में या तो न्यूमेरिकल आएगा, ठीक, और करके मिल जाएगा आपको, न्यूमेरिकल रहेगा, या तो फिर इनकम डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन रहेगा। और मैं गारंटी आपको दे रहा हूं भाई कि अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो ये इधर ये 10 नंबर आपसे कोई नहीं छीन सकता। नहीं, बाकी भी है में कोई कंप्रोमाइज हम नहीं करेंगे, लेकिन इसकी तो हम 100 चैलेंज ले लेते हैं कि कोई भी बच्चा जो हमसे जुड़ा हुआ है तो ये 10 नंबर उसको मिलना ही मिलना है, ठीक है। इतना पढ़ा देंगे आपको यहाँ पर कि इससे आपको कुछ नहीं, कुछ छूटेगा ही नहीं, यहां से एकदम सीधे सीधे नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक। चलिए, फिर दूसरा है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से 6 मार्क्स के आपके पेपर में आएंगे क्वेश्चन, ठीक। 6 नंबर, ये पीरियड, ये क्लासेस छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपके टीचर के लिए स्कूल के, ये कितना टाइम वो लगेगा उनको पढ़ा कवर करने में, ठीक है, रहने दीजिए। इधर आ जाइए, मनी और बैंकिंग से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। 6 मार्क्स एकदम जितने, देखिए जितना नंबर कन्फाइंड है उतना ही आएगा, उससे ना तो 1 नंबर ज्यादा, ना ही उससे 1 नंबर कम, ठीक है। आज डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, देखिए, अच्छा सॉरी, मनी एंड बैंकिंग में सबसे पहले मनी के चैप्टर में अभी हम आगे डिटेल्ड सिलेबस लेकर आएंगे कि क्या क्या पूछा जा रहा है, ठीक। मनी में क्या हो जाएगा कि पूरा मनी का डिटेल रहेगा, और एम्प्लॉयमेंट और बैंकिंग से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस बनेंगे। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड इनकम एम्प्लॉयमेंट, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। फिर कंट्री में
अभी 11th में आपने एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा होगा, यहां पर पूरे कंट्री की डिमांड और सप्लाई के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। ठीक, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, मैक्रो का दूसरा नाम ही यही होता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक और सबसे ज्यादा नंबर यही रखता है। इसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल मिल जाएंगे 3 नंबर के और कुछ काफी सारी थ्योरी आपको मिल जाएगी। ठीक, ये देखिए बजट अपने आप में हाई है और बैलेंस ऑफ पेमेंट आ गया। ठीक, ये आपका मैक्रो का सिलेबस है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में बहुत सारी चीजें हैं, ये ट्रेड क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, फॉरेन करेंसीज कितनी आ रही कितनी जा रही, सारी चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आ जाइए तो इंडियन इकोनॉमी में। इंडियन इकोनॉमी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये हो जाता है कि जिस दिन अंग्रेज हमको छोड़कर गए, आजादी की शाम को हमारी क्या स्थिति थी। ठीक, उस डेट तक अंग्रेजों ने हमारे साथ क्या क्या कैसे कैसे एक्सप्लॉइट किया, वो आपका क्या होता है, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाता है। इस पे पूरा का पूरा एक चैप्टर है। ठीक, फिर अंग्रेजों के जाने के बाद हमने 1947 से 1991 1991 तक किस तरीके से काम किया, 1947 से 1990 तक किस तरीके से काम किया, और आपका खतरनाक ईयर 1991 रिफॉर्मेटिव ईयर, इसको अलग से पढ़ाया जाएगा। तो दूसरा यूनिट में आपका पहला हो गया ऑन द ईव, दूसरा आपका ये कौन कौन सी सर एक्टिविटीज हमने की डेवलपमेंट करने के लिए, 1991 आते थे हमारी क्या परिस्थिति होगी, और 1991 के बाद का भारत। ठीक, और एंड में इंडिया चाइना पाकिस्तान का कंपैरिजन, देख रहे हो कहां गया, कंपैरिजन विद नेबर्स, इंडिया चाइना और पाकिस्तान का कंपैरिजन। देखो इंडिया चाइना पाकिस्तान का कंपैरिजन इसलिए करा जाता है क्योंकि तीनों की आजादी लगभग लगभग एक सही समय पर एक ही तरीके से मिली, और तीनों का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है लगभग लगभग सेम है, और तीनों की पॉलिसीज लगभग लगभग सेम बनी थी। तो इसीलिए हम तीनों को जो है कंपेयर करके समझते कि आखिर कौन पीछे रह गया दौड़ में, कौन आगे क्यों है। ठीक है, और पीछे है तो पीछे क्यों है। ठीक, तो ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है आपका कि नेबर्स के साथ अपना कंपैरिजन करना कि आखिर हम आज कहाँ खड़े हैं और वो कहाँ खड़े और वहां क्यों खड़े हैं। ठीक, तो चलिए डिटेल सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला आपका है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप सबसे पहला यूनिट आप क्या पढ़ोगे भाई, व्हाट इज नेशनल इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इसमें आप मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो कभी एग्जाम में पूछेगा ही नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक, ये 11th का कंटेंट है। ठीक है, बस बता दिया कि हाँ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है, ठीक, जिसमें कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, स्टॉक फ्लो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, ये बड़े अच्छे अच्छे टर्मिनोलॉजी हैं। आप जब पढ़ोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, समझ बहुत ईजी भी है। फिर आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, इन 2 सेक्टर मोड्स। ठीक, और मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, तीनों मेथड में से कोई एक आता ही आता है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है ये। ठीक, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड, एक्सपेंडिचर, इन तीनों में से कोई एक आएगा ही आएगा। कितने नंबर का, 6 नंबर का न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या लिखा है, एग्रीगेट्स जो है जीएनपी, एनएनपी, जितने भी 8 टाइप की होती है, 8 आपके डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट, सॉरी 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट होते हैं और 4 नेशनल कॉन्सेप्ट। ठीक, तो 8 टाइप के आपके एग्रीगेट्स हो जाते हैं। ठीक है, इन 8 एग्रीगेट्स में से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है, उतना खास टफ नहीं है। ठीक, फिर लास्ट में आता है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और इधर जीडीपी डिफ्लेटर, बहुत मुद्दा टॉपिक। ठीक, जीडीपी एंड वेलफेयर, ये भी बहुत अच्छा डिबेट का टॉपिक होता है। तो इधर से तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ये 3 टॉपिक आखिरी का आपका 2-3 नंबर बना देता है हर बार। ठीक, और इधर बीच वाले में से 6 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और ऊपर वाले में से 2-3 नंबर, तो 10 नंबर आपका ऐसे बन जाता है। 6 नंबर इधर हो जाता है, 2-2। ठीक, तो 10 मार्क्स का आपका बन गया क्या, नेशनल इनकम हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क्स की होती है। मनी एंड बैंकिंग 3-3 का होता है, कभी कभी एक ही से बैंकिंग से ही एक क्वेश्चन बना देता है। तो मनी में मीनिंग है और फंक्शंस ऑफ मनी। अच्छा, इस बार सिलेबस में बढ़ा दिया फंक्शंस, नहीं तो अभी तक सिलेबस में फंक्शंस नहीं थे मनी के, थे बस प्राइमरी सेकेंडरी तक कंफाइम कर। सप्लाई ऑफ मनी सबसे छोटा टॉपिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, 1 नंबर का क्वेश्चन इस पॉइंट से आता है, मनी सप्लाई से, कि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि फ्लो कॉन्सेप्ट है। ठीक,
M1 M2 M3 M4 क्या होते हैं, तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा, लेकिन ज्यादातर केसेस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, आपका 6 नंबर इधर से बना देता है। कैसे बनाएगा, इसमें एक क्वेश्चन होता है, ये क्रेडिट क्रिएशन दिया होगा कहीं पर, या इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बैंकर्स बैंक कंट्रोलर ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट, एक ये देखो क्वेश्चन, इस पर क्वेश्चन आपका जो है करंट से रिलेट करके आता है। करंट का मतलब समझ रहे हो, कि कह देगा कि हमारे देश में पैसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस समय लोगों की परचेसिंग पावर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, हर दिन गाड़ियाँ बिक रही हैं हमारे देश में, तो इसका क्या इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारी इकॉनमी पे पड़ रहा है, और अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल करना चाह रहे हो, लोगों के पास जो पैसा बहुत तेज़ी से आ रहा है, ठीक, आप उसको रोकना चाहते हो, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे पास जिसको लगाकर हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। ठीक, क्रॉस नहीं किया हूं मैं, समझ जाओ कि ये 3 नंबर इधर से 3 नंबर इधर से, लेकिन कभी कभी देखो एक यूनिट है तो पूरा फोकस इधर कर देता है। ठीक है, दूसरा आपका है इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक, मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करते हैं हम लोग, वो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, चलिए, तो ये 6 नंबर का यूनिट है, लेकिन कभी कभी इस पे बैंकिंग पे ज्यादा फोकस वो कर देते हैं। ठीक, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो का पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक, कि इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड क्या होते हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब आप यहां समझेंगे डिमांड में क्या था और एग्रीगेट डिमांड क्या, मार्केट डिमांड क्या थी, एग्रीगेट डिमांड क्या, इसी के बेसिस पर ही क्या होता है, हमारी जीडीपी डिसाइड होती है। ठीक, फिर आगे देखेंगे इसमें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों की खर्च करने की आदत क्या है, सेव करने की आदत क्या है, एवरेज और मार्जिनल दोनों को समझाया जाएगा आपको यहाँ पर। ठीक, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम बताइए, 2 अप्रोच है, एडीएस और एसआई अप्रोच है, दोनों के बेसिस पे बनेगा। और ये आए ना आए, ये वाला देख लो मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म, ये ऐसे आप इस लिख लो कि परमानेंट है, मतलब फिक्स है कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही, आता है हर साल। मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, हमारा खर्च उसकी इनकम। ठीक है, आज हम अगर 10 रुपए मार्केट में खर्च करते हैं तो मार्केट की इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। अगर मेरी आदत 10% खर्च करने की है, जो भी पैसा आता है उसका मैं 10% खर्च कर देता हूं, तो मार्केट की इनकम 10 गुना बढ़ जाएगी। ठीक, हम आपको पढ़ाएंगे कि मल्टीप्लायर मैकेनिज्म कैसे काम करता है आपका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, और इसी में प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिसिएंट डिमांड, ठीक, कैसे इसको करेक्ट किया जाता है। ठीक, और इस सेक्शन से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी आता है, जो हर साल एकदम सीधा सीधा पूछ देता है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम बताइए। ठीक है, 3 नंबर का न्यूमेरिकल और 6 नंबर का ये आपका ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन। ठीक, ये 2 ऐसे टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गवर्नमेंट बजट अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है, ये करंट इसका टॉपिक है भाई। गवर्नमेंट बजट से जब भी क्वेश्चन बनता है हमेशा क्या समझ जाओ, करंट ज्यादातर पूछा जाता है, और दूसरा जो आएगा आपका वो डेफिसिट से रिलेट करेगा। ठीक, बजट कितने टाइप के होते हैं, डेफिसिट बजट, मेजर्ड क्या क्या है, इसी है। ठीक, एक बार मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताता चल रहा हूं, अगर आप बाद में कभी इस वीडियो को जब देखिएगा तो समझिएगा कि इस टॉपिक से क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बताते चल रहा हूं। तो गवर्नमेंट बजट की मीनिंग, इधर ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन आ जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लेता है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज से गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 4-5 दे देगा, एक नहीं रहेगा, आपको उसे ऑप्ट करना पड़ेगा। एमसीक्यू में आ जाता है इसमें से क्वेश्चन, या तो फिर असर्शन रीजन से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन बना देता है। ठीक, और फिर रिसिप्ट कितने टाइप की है, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। ठीक, और एक्सपेंडिचर कितने टाइप का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इधर से क्वेश्चन कम बनते हैं। ठीक है, बजट कंपोनेंट्स के क्वेश्चन कम आते हैं इस वाले सेक्शन से, लेकिन पढ़कर रखिएगा, क्या पता कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन इधर वाले से क्वेश्चन 100 श्योर आते हैं। ये डेफिसिट बजट क्या होता है, बजट डेफिसिट क्या क्या होते हैं, डेफिसिट को ओवरकम कैसे किया जाता है, ओवरकम करने से क्या इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ेगा, तो इधर से क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में कितनी फॉरेन एक्सचेंज आई, फॉरेन करेंसीज आई, कितने फॉरेन करेंसीज चली गई, वही आपका क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन अकाउंट में का मतलब क्या क्या होता है, और कौन कौन सी करेंसीज को उसमें लिखा जाता है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड होते हैं। ठीक,
बैलेंस ऑफ पेमेंट कब सरप्लस में जाता है, कब डेफिसिट में आता है। देखो सरप्लस डेफिसिट क्या होता है कि कितनी करेंसीज आई, कितनी करेंसीज हमारे पास से चली गई, ठीक, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। कब सरप्लस होगा, कब डेफिसिट होगा। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन, ये देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये फॉरेन एक्सचेंज रेट। आपको ये टॉपिक बताएगा कि $1 की वैल्यू कितने रुपए के बराबर होगी, कैसे डिसाइड होगा, किस तरीके से तय हुआ करता था बीच में जो समय आया ब्रिटेन वुड्स वगैरह, ठीक, वहां पर किस तरीके से चेंज हुआ, और अब कौन सा टॉपिक, ये अब कौन सा सिस्टम चल रहा है कि फॉरेन करेंसी या इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड करने का, ठीक। इसमें कौन कौन से है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज एक्सचेंज रेट सिस्टम जिसे कहते हैं, इन सब के बारे में आपको यहां पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक बात आपकी मैक्रो की कंप्लीट हो गई। अब आती है बात इंडियन। देखो इंडियन में क्या है, बहुत सिंपल सा है। इंडियन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर आप कहेंगे, एक हो जाएगा प्री ब्रिटिश, ब्रिटिश के आने के पहले का क्या भारत था, फिर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक, और ये हो गया। फिर 1947 से लेकर 1990 तक जो हमारी पॉलिसीज थी, जो मेथोडोलॉजी हमने अब ऑप्ट कर रखी थी अपने देश को डेवलप करने की, वो, ठीक, और फिर कई सारे इंडिकेटर, ठीक, कि हमारा देश किस तरीके से काम कर रहा है, पॉवर्टी क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, वो सारे इंडिकेटर होते हैं आपका। और आखिरी में कंपैरिजन, ठीक, आखिरी में क्या है आपका कंपैरिजन, किन किन चीजों का, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान, ठीक, इन तीनों के बीच क्या है हमारा कंपैरिजन। ये है आपका इंडियन का सिलेबस, ठीक है। तो अब हम चलिए इसको डिटेल में एक बार समझ लेते हैं कि आखिर इंडियन में क्या क्या टॉपिक आएगा और किस पर आपको कितना समय देना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला हो जाएगा अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार पूछा गया है कि अंग्रेजों ने भारत को किस स्थिति में छोड़ा, जिस स्थिति में छोड़ा उस समय क्या स्थिति चल रही थी, ठीक। और इंडियन इकोनॉमी सिस्टम क्या था, 5 ईयर प्लान क्या क्या थे जो पीसी मेलानोबिस और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर जो हमारा विकास करने का, कंट्री को चलाने का जो प्लानिंग बनाई थी 5-5 साल की, ठीक, उसकी ग्राउंड कैसे तय की गई थी, काम कैसे करता था, पहली 5 ईयर प्लान का क्या एजेंडा रखा गया था, कहां तक सक्सेस हुए थे, दूसरे 5 ईयर प्लान में क्या एजेंडा रखा गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या क्या बनाई गई, इस सारा कुछ हम यहां पर पढ़ेंगे, ठीक। फिर मेन फीचर्स, प्रॉब्लम, पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, यहां पर आप पढ़ोगे ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में डिटेल्ड में, ठीक, एग्रीकल्चरल स्ट्रेटेजी। ये देखिए आईपीआर 1956 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन आया था, जो सेकंड टाइम आया था, पहला फेल हो गया था, नहीं सक्सेस हो पाया था, हम बताएंगे वो क्यों फेल हुआ था, ठीक। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, देश को और डेवलप करने के लिए हमने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का सहारा लिया था। देखो ये जो इंडियन का सिलेबस है, ये सिर्फ रटने तक मत सोचो आप लोग, थोड़ा सा अगर इसको प्रैक्टिकली आप पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि आज जो लोग कहते हैं कि 70 साल देश को आपने गड्ढे में डाल दिया, ठीक, या 70 साल किए क्या, ठीक है, तब आप समझ पाओगे कि क्या मिला था हमारे लोगों को, ठीक है। देखिए बुराइयां सब में होती हैं, बुराइयां हम में भी हैं, बुराइयां आने जो इस समय प्रेजेंट उनमें भी है, अच्छाइयां भी हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं कह सकते ना कि 70 साल एकदम कूड़ा, ऐसा नहीं कह सकते। आप समझ जाओगे कि आखिर 70 ईयर जो थी हमारी गवर्नमेंट, जो जिन्होंने हमको उस मतलब एक गड्ढे पे हम खड़े थे उस समय 1947 में, जहां खड़े थे वहां एक गड्ढा था, ठीक, और किस तरीके से हमको उठाया उन लोगों ने धीरे धीरे। इवन आप इमेजिन नहीं कर सकते हो कि उस समय प्राइवेट सेक्टर तो कुछ होता नहीं था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं था। पैसा ना होने से प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं होता है? अगर मान लीजिए आज आप रेस्टोरेंट डालना चाहते हो, ठीक है, अब मैंने कहा कि जब नागालैंड में रेस्टोरेंट डालो, क्यों नहीं डालोगे आप? क्योंकि वहां कोई खरीदने वाला होगा ही नहीं। द सेम सिचुएशन वाज विद आवर कंट्री आल्सो। हमारे लोगों के पास पैसा ही नहीं था कि हम कुछ खरीद सके। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, हर जगह गरीबी गरीबी, किसी के पास कुछ पैसा ही नहीं था, तो लोग प्राइवेट सेक्टर वाले आगे आ ही नहीं रहे थे यहां पर काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। क्यों? उनको पता था अगर प्रोडक्शन करेंगे तो वो पैसा क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो, सड़ जाएगा, कोई खरीद ही नहीं पाएगा। तो इवन समझ जा सकते हैं कि जो ब्रेड का प्रोडक्शन, जो आज हम लोग ब्रेड सुबह सुबह खाते हैं,
ठीक, या शाम में चाय के साथ खाते हैं, ठीक है, उसका भी प्रोडक्शन सरकार किया करती थी, गवर्नमेंट ब्रेड प्रोड्यूस करती थी, बस किस लिए कि हाँ हमारे लोगों को मिल सके चीजें, कमोडिटीज हमारे देश में भी अवेलेबल है। तो आप ये जब टॉपिक के थ्रू जब पास करेंगे यहां तक 1991 के पहले पहले इधर, तो आप समझ जाओगे कि क्या चल रहा था उस समय हमारे देश में। जो रिप्लानर थे, जो रिजोल्यूशन लेकर आए, पीसी मैलानोबिस, दादा भाई नौरोजी, पता नहीं कितने बड़े बड़े दिग्गज लोग, इकोनॉमिस्ट लगे हुए थे, तब जाकर उन्होंने आज हमें आज की स्टेट में खड़ा कर दिया, ठीक, जिससे हम लोग दूसरी कंट्री से बराबर। अगर पाकिस्तान भी तो हमारे साथ चलना शुरू किया था, क्यों आज आखिर हमसे पीछे इतना है, ठीक। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम परफेक्ट तरीके से हमें काम कराया गया, ठीक है, अगर कराया होता तो आज हम चाइना को बराबरी दे रहे होते, चाइना को पीछे कर दिए थे, तो कुछ कमियां हमारे में भी थी, ठीक है। चलिए तो देखते हैं आगे। तो ये टॉपिक आपका बहुत अच्छा है, एक बार आप इसको पढ़िएगा यहां तक, ठीक, नहीं तो मैं यहां पर आपको बढ़िया से एक्सप्लेन तो करूंगा हर एक चीजों को, ठीक है, जिससे आप क्या करोगे, चीजों को समझ जाओगे। फिर आता है 1947 से 1990 का समय, ठीक, तो यहां से आप समझ, यहीं पर पॉइंट्स हैं, वो कई सारे चैप्टर्स बनते हैं अलग अलग, एग्रीकल्चर पे अलग, इंडस्ट्री पे अलग, एसएसआई पे अलग चैप्टर, फॉरेन ट्रेड पे अलग चैप्टर बन जाता है कि आखिर आपने काम कैसे किया 47 से 90 तक, ठीक, और 90 तक कैसे काम किया कि हमें 1991 पर आईपीआर लाना पड़ा, विदेश जाना पड़ा, वर्ल्ड बैंक के सामने $7 बिलियन का कर्ज मांगा हम लोगों ने, ठीक। तो 1991 में क्या रिफॉर्म्स हम लेकर आए, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। एलपीजी का टॉपिक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी। अच्छा देखिए, इस बार इन्होंने टॉपिक बढ़ा दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी, ये टॉपिक बढ़ गया है आपका, अभी तक नहीं था ये, ठीक, तो ये भी रहेगा अब। चलिए आगे देखते हैं करंट चैलेंजेस। अब 1991 के बाद हमारे सामने कौन कौन सी समस्याएं हैं, वही ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, लोगों को शिक्षित करने में हमें क्या क्या समस्या जा रही है, एजुकेशन पे कितना पैसा खर्च होना चाहिए, कितने कितने कार्रवाई कमेटी लगी थी, बहुत सारी कमेटीज वगैरह काम की है, ठीक। तपस मजूदार कमेटी है, एजुकेशन सेक्टर पे काम की, उस कमेटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर कि एजुकेशन पे काम कैसे किया गया, कि जो आज हमारी एजुकेशन सिस्टम इतनी सुधर गई है और इसमें कितने बदलाव होना बाकी है। प्रेजेंट बजट में क्या इसका टारगेट चल रहा है कि जीडीपी का कितना % आपको एजुकेशन पे खर्च करना है, ठीक, प्राइमरी पे कितना खर्च होगा, सेकेंडरी पे कितना खर्च होगा, ठीक है, तो ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। फिर आती है बात रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट में हम मार्केटिंग के बारे में सीखेंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, अल्टरनेटिव मार्केटिंग, कोऑपरेटिव्स क्या क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग और डायरेक्शन में कहाँ उन्हें ले जाया जा सकता है, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारा चीज यहाँ पर आपको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट अच्छा चीज आपका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की है, ठीक, तो ये टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया जाता है बहुत छोटा सा, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेकर के है, ठीक, लेकिन ये टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स हो गए इसके, और एंड में आता है एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, वर्कफोर्स, पार्टिसिपेशन। यहां पर आप समझ पाओगे कि फीमेल्स का मेल के कंपैरिजन में अर्बन सेक्टर में कितनी वर्क पार्टिसिपेशन है, वर्कफोर्स क्या है, रूरल सेक्टर में क्या पार्टिसिपेशन है, किस सेक्टर में कम है तो क्यों कम है, शहर में महिला ज्यादा काम करती हैं, पुरुष कम काम करते हैं, गांव में महिला ज्यादा काम करती हैं, पुरुष ज्यादा काम करते हैं, पुरुष कम काम करते हैं, तो ऐसे केस में ऐसा क्यों चल रहा है, तो आप रीजंस पढ़ोगे और समझ जाओगे कि हाँ आखिर क्या मैटर चल रहा होगा, ठीक। और लास्ट में ये सबसे बेहतरीन टॉपिक, इंडिया चाइना पाकिस्तान, इंडिया चाइना इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन, सेक्टोरियल डेवलपमेंट एंड अदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। हम इन दोनों तीनों के बारे में क्या करेंगे, एक मतलब कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तीनों को काम किस तरीके से करना है। तो देखिए, तो यहां तक का सिलेबस आपका पूरी तरीके से हमारा क्या हो रहा है, 80 नंबर कवर हो जाता है, ठीक। फिर 20 मार्क्स का आपका क्या बनेगा, प्रैक्टिकल आएगा। तो प्रैक्टिकल आपके जो टीचर कह रहे हो उस पर बना लीजिए, अदरवाइज हम यहाँ पर आपको 4-5 टॉपिक पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स अपलोड करा देंगे, प्रोजेक्ट फाइल पूरी की पूरी, बस आप उस पर कॉपी करके अपनी फाइल पर बना लीजिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी वहां पर रहेंगे, ठीक, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो टॉपिक की अगर बात करें कि प्रोजेक्ट पे आपके सामने देख रहे हो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, माइक्रो स्मॉल, ठीक है, कंटेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन इंडिया, फूड सप्लाई चेन, डिसइन्वेस्टमेंट, हेल्थ एक्सपीरियंस, इंक्लूसिव स्ट्रैटेजी, मतलब सीरीज ऑफ टॉपिक्स आपके पास। इसके बाद सर्व शिक्षा अभियान में एमएसपी क्या है, अभी किसानों दिल्ली में प्रॉब्लम चल रहा है एमएसपी की मांग को लेकर, ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये देख रहे हो ई रुपया आ गया ना,
क्रिप्टो करेंसी ऑफ इंडिया ई रुपया, ठीक, आपके सिलेबस में आ गया। आत्मनिर्भर भारत, श्रीलंका क्राइसिस जो अभी शुरू हुआ था, ठीक, एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक, अमृतकाल। तो आप समझ सकते हो कि हमारी जिस बोर्ड है उसका क्या मोटिव है, ठीक, कि वो किस तरीके से आपको एजुकेट करना चाह रही है इकोनॉमिक्स के फील्ड में। इकोनॉमिक्स के फील्ड में सिर्फ बुक पढ़ लेना, सिलेबस पढ़ लेना, सिलेबस को समझ लेना, ये नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब तक कि आप करंट के क्वेश्चंस इसमें नहीं पढ़ोगे, ठीक, करंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बनाकर नहीं पढ़ेंगे, आप नहीं कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी, चैलेंज देता हूं मैं आपको, ठीक। चलिए और आगे लास्ट में हम बात करते हैं इस बार के एग्जाम पैटर्न पर। इस बार का पैटर्न बहुत बढ़िया है भाई। इस बार का पैटर्न जो है वो है आपका 2 बार बोर्ड का सिस्टम। 2 बार बोर्ड होने जा रहा है इस बार आपके एग्जाम में। तो कुछ सिस्टम इस तरीके से है, बोर्ड एग्जाम में भी जो अभी प्रोस्पेक्ट अभी क्लियर आया नहीं है, लेकिन हाँ ये हो गया है कि बोर्ड का एग्जाम इस बार आपके 2 बार होंगे। एक होगा दिसंबर में, दूसरा जाएगा फेब और मार्च, ठीक। एनईपी को अप्लाई किया गया है दिसंबर और फेब और मार्च। दोनों की खास बात यह है कि सिलेबस दोनों में पूरा आएगा, कुछ भी सिलेबस कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा कि सिलेबस आप कुछ कम कर दीजिए, नहीं, ठीक, सिलेबस पूरा आएगा, ठीक है। अब दोनों बोर्ड की खास बात क्या है कि ये दोनों ऑप्शनल है, कि दोनों में से आप जिसमें चाहे एक, किसी एक में अपियर हो सकते हो, चाहो तो दोनों में अपियर हो जाओ, ठीक। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, मान लीजिए कोई बच्चा लड़का ए है, ठीक, वो दिसंबर बोर्ड में अपियर हुआ, उसको लग रहा है कि हाँ हमारा बहुत अच्छा पेपर गया है, ठीक है, बहुत अच्छा पेपर गया है इन द सेंस कि मुझे लगभग 90% अचीव हो जाएगा, ठीक। तो भाई आश्वस्त हो गया, तो वो चाहे तो ये वाला बोर्ड दे, चाहे तो बोर्ड ना दे। अगर देता है, ठीक है, और भाई मान लो कि कुछ भी मिस हैपनिंग है, उसका 75% आता है, तो कोई मतलब नहीं है, उसको यही वाला नंबर माना जाएगा, ठीक है। दोनों में से जो हायर होगा वो माना जाएगा। अगर आप नहीं अपियर हो रहे हो तो आपको यही एज्यूम करना ही पड़ेगा, इसे ही मानना पड़ जाएगा, ठीक। अगर कोई बच्चा बी है, अगर वो फर्स्ट वाले बोर्ड में क्या हो गया, फेल हो गया है, ठीक, तो उसके बाद 2 महीने का समय रहेगा, लगभग पूरा का पूरा 2 महीने का समय रहेगा, और फिर से मेहनत करके वो यहां पर क्या हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक। जो आप कंपार्टमेंट दिया करते थे उसका ये अल्टरनेटिव लेकर आए हैं कि 2-2 बार हम तुम्हें मौका दे रहे हैं। एक बार यहां पहले रिप्लाई प्रैक्टिस मार लो, पास हो जा रहे हो, अच्छा रिसीव कर ले रहे हो, 90+100% के आसपास आ जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, दोबारा एग्जाम में अपेयर हो जाओ। 2 महीने का समय रहेगा और अच्छी तैयारी कर लोगे आप लोग और ज्यादा अचीव कर पाओगे। मुझे लगता है कि एक बार बोर्ड देने के बाद जब दोबारा बैठोगे 2 महीने के टाइम पे फिर वही चीज रिपीट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका 2-3% तो बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। अगर मान लो 99 आ गया तो 102% नहीं हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। तो आप चाहो तो पहला बोर्ड छोड़ दो, दूसरे में अपियर हो, लेकिन ऐसा कभी गलती मत करना। पहला ऑप्शन मिस कर दोगे तो एक ही ऑप्शन बचेगा, जो होगा उसी के साथ होगा आपके, समझ रहे हो। तो हमेशा क्या करिए आप लोग, दिसंबर बोर्ड जरूर दीजिएगा पूरी तैयारी के साथ, और दिसंबर बोर्ड तभी अपियर हो पाओगे जब आप हमारे साथ बराबर इधर पढ़ते रहोगे। हम सितंबर अक्टूबर में सिलेबस खत्म करके 2 महीने 1 महीने आपका रिविजन करा देंगे, आपको प्रॉपर हम जो टारगेट पढ़ाई करा रहे हैं वो दिसंबर बोर्ड के लिए ही करा रहे हैं, ठीक। और बीच में जब 2 महीने बचेगा उसमें हम क्या करेंगे, क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, और यहाँ के बच्चों के लिए वो फ्री रहेगा बिल्कुल, ठीक। जो यहाँ के जो हमसे जो जुड़ेंगे वो हम उनके लिए क्या करेंगे, बिल्कुल फ्री लेकर आएंगे उस चीज को, उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, ठीक, जो अपियर होने जा रहे हैं। हाँ, जो नए बच्चे जोड़ना चाहेंगे वो नए बच्चे वहां पे भी हमसे जोड़ सकते हैं, ठीक। तो लास्ट इसको एंडिंग वर्ड्स हम आपके सामने रखेंगे कि हमारे साथ जुड़िए एक एजुकेशन पर, सभी टीचर्स यहाँ पर वेल क्वालिफाइड हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही सिलेबस डिस्कशन में, फिर आपको नए वीडियोस नए लेक्चर के साथ हम लोग नए टॉप टाइम पर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।